विद्यार्थियों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमोत्तर हिस्से में अवस्थित सिंध के इतिहास पर बात करना चाहेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, मॉडर्न एज में मुगलों के साम्राज्य के अवसान के पश्चात भारत में एक मराठा शक्ति से उम्मीद जागी थी, लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध यानी 1761 के युद्ध में जिस तरह से मराठों की पराजय अहमद शाह अब्दाली के हाथों हुई, उसके बाद एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा हो गया कि अब भारत की बागडोर को कौन संभालेगा। कुछ समय के पश्चात एक यूरोपियन शक्ति यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति प्रभावशाली हुई और उसने अपने आप को भारत की एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। अंग्रेजों की कंपनी को सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाने में उन्होंने सभी प्रकार की नीतियों का अवलंबन किया। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियों का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में उसकी सहायक संधि की नीति के द्वारा अनेक भारतीय रियासतें, भारतीय राज्य अंग्रेजी साम्राज्य के प्रभाव क्षेत्र में आए। कालांतर में लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल के रूप में आया, कार्य किया और उसने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के द्वारा अधिकाधिक भारतीय राज्यों को कंपनी के राज्य में मिलाने का उसने कार्य किया। इस अवधि में यानी वेलेस्ली टू डलहौजी के मध्य एक घटना सिंध के इतिहास से रिलेटेड मानी जाती है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार सिंध का विलय किया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर आज हम लोग बात करना चाहेंगे। पहले हम लोग जाने कि सिंध के क्षेत्र में कंपनी के शासन के पूर्व किस तरह की व्यवस्था रही थी। जब हम सिंध के इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज खंगालते हैं, तब हम पाते हैं कि 18th सेंचुरी में सिंध के क्षेत्र में कल्लौरा सरदारों का शासन था, लेकिन 1771 में वहां पर तालपुरों की एक बलोच जाति पहाड़ी से आई और सिंध के मैदान में बड़ी तेजी से उसने अपना प्रसार किया और कुछ समय के पश्चात उन्होंने शक्ति को हस्तगत कर लिया। 1783 में मीर फतेह अली खान ने पूरे सिंध के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और जो वहां के पूर्ववर्ती शासक वर्ग यानी कल्लौरा सरदारों के खेमे से जो राजकुमार था, उसे निर्वासित कर दिया गया। मीर फतेह अली खान के साम्राज्य की मान्यता दुर्रानी सम्राट के द्वारा दे दी गई और कहा गया कि अपने बाद वह अपने भाइयों में राज्य को आपस में बांट दे। सन 1800 में जब उसका देहांत हुआ, तब चार यार के नाम से मशहूर उसके 4 भाइयों में यह सिंध का क्षेत्र बट गया और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाई शासक के रूप में प्रोजेक्ट किए गए और उन्हें अमीर कहा जाने लगा। इस तरह सिंध के क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। कालांतर में इन 4 यारों ने अपने अपने क्षेत्र जो इन्हें मिले हुए थे, उससे लगे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में इन्होंने विस्तार करना चाहा। जैसे जोधपुर के रियासत से अमरकोट के क्षेत्र में, लूज के सरदार से कराची के क्षेत्र में और अफगानों से भक्कर और शिकारपुर के क्षेत्र को इन्होंने प्राप्त कर लिया। यानी सिंध में इन अमीरों ने जहां तक संभव हुआ इन्होंने अपने साम्राज्य का
विस्तार करने का प्रयास किया। 1775 में कंपनी ने सिंध के क्षेत्र के एक शहर जिसको थट्टा के नाम से जाना जाता था वहां पर एक गोदाम बनवाया, लेकिन वहां की परिस्थिति को देखते हुए, उस क्षेत्र की अव्यवस्था को देखते हुए 1792 में उस गोदाम को बंद कर दिया गया। लेकिन बाद के इतिहास के घटनाक्रम में जब लॉर्ड मिंटो का शासनकाल था, उस समय फ्रांसीसी भय के कारण, क्योंकि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पश्चात नेशनल कन्वेंशन स्थापित हुआ था, नेशनल कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी शासन स्थापित हुआ था, तत्पश्चात कॉन्सुलेट शासन फ्रांस में स्थापित हुआ, और जब सत्ता नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में आई तब अंग्रेजों को एक भय इस बात का बना कि अब फ्रांस बदले की भावना के तहत कार्य करते हुए उनके उपनिवेशों पर अधिकार करने का प्रयास कर सकता है। इसी के मद्देनजर फ्रांसीसी डर के कारण कि मिस्र होते हुए वह ब्रिटिश उपनिवेश भारत पे हमला न कर दे, इसलिए विशेष रूप से काबुल में, फारस में, लाहौर में और सिंध में लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपने दूत भेजे गए। सिंध के अमीरों के साथ सन 1809 में कंपनी के द्वारा एक शाश्वत मित्रता की संधि की गई, और इस संधि में विशेष रूप से यह तय किया गया कि वे लोग फ्रांसीसियों को अपने क्षेत्र में न तो बसने की अनुमति देंगे या इसके पहले आने की अनुमति देंगे। 1831 में सर अलेक्जेंडर बर्न्स को लॉर्ड एलिनबरो ने, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान भी थे, उन्होंने सिंध नदी की खोज के लिए भेजा। सिंध नदी को भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन नदी के रूप में जाना जाता है, और एंशिएंट एज में हम सभी ने सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको आजकल हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक साइट हमें प्राप्त हुए। और भारत का नाम हिंदुस्तान ये सिंधु नदी से ही हुआ, क्योंकि ईरानी लोग स का उच्चारण ह से करते थे और उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। खैर ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हम विशेष रूप से यह बताना चाहेंगे कि सिंधु नदी की खोज के लिए भेजा, यानी इस क्षेत्र से पहले अंग्रेज पूरी तरह से वाकिफ नहीं थे, उसको जानने के लिए भेजा, और बहाना यह बनाया कि वह रणजीत सिंह, जो कि पंजाब के शासक थे, पंजाब के महाराजा थे, और इनकी फौज के बारे में कहा जाता था कि एशिया में अंग्रेजों के बाद दूसरी सबसे मजबूत फौज रणजीत सिंह की थी। और रणजीत सिंह बड़े धर्म के अनुकूल शासन करने वाले शासक कहे जाते थे, वन आइड मैन थे, लेकिन उनके दरबार में अगर कोई साधु महात्मा संत पहुंचते थे तो यह भी मान्यता है उनके बारे में कि अपनी दाढ़ी से वे संत महात्माओं के पैर के धूल को साफ किया करते थे। तो इस रणजीत सिंह के लिए वे उपहार लेकर जा रहे हैं, ये बताया गया। लेकिन बलूची लोगों को कंपनी के अंग्रेजों की यह झूठ समझ में आ गया, और एक सैयद ने तो यहां तक कह दिया कि सिंध अब गया, सिंध अब हमारे हाथ से गया, क्योंकि यहां आने का मार्ग अंग्रेजों ने देख लिया है। 1831 की एक घटना है जब भारत में गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिक कार्य कर रहे थे। भारत में जो अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हुआ था उसमें पहले बंगाल के क्षेत्र में गवर्नर हुआ क्लाइव, फिर रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। इस तरह वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, और 1833 के एक्ट में
यह कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। इस तरह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बने। रणजीत सिंह के साथ इनकी एक मुलाकात रोपड़ में हुई 1831 में। तो उस समय रणजीत सिंह ने विलियम बेंटिक के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि आइए हम दोनों मिलकर सिंध के क्षेत्र को जीत लें और आधा आधा बांट लें। लेकिन बेंटिक ने इस प्रस्ताव को उस समय स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में जब उसने इस प्रस्ताव पर विचार किया तब उसने बिना रणजीत सिंह से हाथ मिलाए पृथक से 1832 में कर्नल पॉटिंगर को उन्होंने अमीरों के साथ एक नई व्यापारिक संधि करने के निमित्त भेजा। कर्नल पॉटिंगर सिंध के क्षेत्र में आए और सिंध के तथाकथित अमीरों के साथ उन्होंने एक व्यापारिक संधि को अंजाम दिया। इस संधि की मुख्य शर्तों पे जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से यह देखने में आता है कि अंग्रेजों ने सिंध के अमीरों से ये बातें कही कि अंग्रेज पर्यटक आपके क्षेत्र में आ सकता है, आप उसको अनुमति दें, नदी से भी गुजरने की अनुमति दें, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस क्षेत्र से किसी भी तरह की युद्धक सामग्री या युद्ध पोत को हम नहीं ले जाएंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि आप अंग्रेजों को सिंध के क्षेत्र में बसने की भी हम अनुमति दें, और अगर कोई दिगर विदेशी आपके यहाँ आता है तो उसके लिए आप अलग नियम बनाएं, अंग्रेजों के लिए अलग नियम बनाएं। आयात और निर्यात के बारे में भी उन्होंने बात की और इसके लिए बकायदा एक पब्लिकेशन किया गया कि आयात की दर क्या होगी, निर्यात की दर क्या होगी, तथा यह भी कहा कि सुरक्षा भी आपको देनी होगी। इसके एवज में कुछ टैक्स लेने देने की बात भी कही गई और अमीरों को यह अधिकार दिया गया कि वह टैक्स को परिवर्तित कर सकते हैं, टैक्स को बदल सकते हैं। अमीरों ने कच्छ के डाकुओं के दमन की भी बात की और जोधपुर के राजा से मिलकर जो डाकू थे उनके दमन के बारे में भी उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। अंग्रेजों ने और सिंध के अमीरों ने एक दूसरे को यह वचन दिया कि वे अपने प्रदेशों को यानी एक दूसरे के प्रदेशों को ललचाई दृष्टि से नहीं देखेंगे। कर्नल पॉटिंगर जो कि एक पॉलिटिकल एजेंट की हैसियत से सिंध के क्षेत्र में रह रहे थे, उन्होंने भी जो टोल टैक्स वसूले जा रहे थे उसका हिस्सा बाद में मांगा और जब लॉर्ड ऑकलैंड यहाँ पर आए तो उन्होंने इस बात की आशंका व्यक्त की कि अब रसियन षड्यंत्र कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप की राजनीति में जब इंग्लैंड और रूस के रिलेशन बिगड़े तब इंग्लैंड को यह डर सताने लगा कि रूस अब प्रत्यक्ष हमला तो हम पे कर नहीं सकता, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से वह हमारे उपनिवेशों में हस्तक्षेप कर सकता है। रूस से लगा हुआ क्षेत्र अफगानिस्तान का था और अफगानिस्तान के मार्फत रूसी लोग ब्रिटिश उपनिवेश भारत पर दखल दे सकते थे। इसी के मद्देनजर अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की राजनीति में भी दिलचस्पी दिखानी शुरू की और इसके पीछे उन्होंने यह तर्क दिया कि हम भारतवर्ष की प्राकृतिक सीमा को अब प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों को फ्रांसीसी मामलों में जबरदस्त मात खानी पड़ी। अंग्रेज कहीं भी असफल नहीं रहे, लेकिन जब हम उनके अफगानी मामलों की बात करते हैं तो ये पाते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर सर्वाधिक असफल रहे और उनको भारी नुकसान अफगानी मामलों को लेकर उठाना पड़ा था। तो जब रूसी षड्यंत्र की बात होने लगी और अफगानिस्तान
जो कि रूस और ब्रिटिशकालीन भारत के मध्य का हिस्सा था, उस क्षेत्र में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए उन लोगों ने अफगानी मामलों में रुचि लेना शुरू कर दिया। अब एक तरफ सिंध के अमीर, उनके दूसरे तरफ अफगानिस्तान का शासक, एक तरफ रणजीत सिंह का शासन। तो जब अफगानी मामलों में इनको इंटरफेयर करना था, उस समय इनको तत्कालीन ब्रिटिश भारत से अपनी सेना को भेजने के लिए या तो पंजाब से गुजारना था उसको, या तो सिंध से गुजारना था। और पंजाब में इस समय महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। उन्होंने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि अंग्रेजी सेना उनके राज्य से होते हुए गुजरे। इसलिए अंग्रेजों के लिए यह जरूरी था कि सिंध के क्षेत्र में वे अपने प्रभाव को इस कदर स्थापित करें कि सिंध से होते हुए उनकी सेना अफगानिस्तान तक निर्विघ्न रूप से जा सके। इसलिए उन्होंने सिंध के अमीरों के साथ बात किया कि हमको इस क्षेत्र से सेना ले जाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा जो सिंध के अमीर थे, वे पंजाब के क्षेत्र में भी अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। यहाँ पर जब रणजीत सिंह और सिंध के अमीरों के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हुई, उस समय अंग्रेजों ने मध्यस्थता करने की बात भी कही, लेकिन सिंध के अमीरों ने कहा कि हमने सिखों को पहले भी परास्त किया है और फिर करेंगे। उस समय कर्नल पोटिंगर और रणजीत सिंह दोनों ने मिलकर 1838 में एक अलायंस किया, एक समझौता किया। और इस अलायंस में जो विवाद पंजाब और सिंध के बीच था, उसकी मध्यस्थता अंग्रेजों के द्वारा होगी, इसको स्वीकार कर लिया गया। और जो नेपियर, जिसको अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था, उस क्षेत्र में अपॉइंट किया गया था रेजिडेंट के रूप में, उसने अपनी जो पॉलिसी अपनाई वह पूरी तरह से इस बात पे केंद्रित थी कि हमको सिंध के क्षेत्र पर अधिकार करना है। 1838 में नेपियर उस क्षेत्र में पहुंचा और उसने एक त्रिदलीय संधि, जिसमें अफगानिस्तान के शाह शुजा को भी शामिल किया गया, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को भी शामिल किया गया और कंपनी के बीच एक अलायंस हुई और रणजीत सिंह ने कंपनी की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया। सिंध के क्षेत्र में जो अपना अधिकार शाह शुजा, अफगानिस्तान का शासक, बताता था, उसने उसको त्याग दिया और इस तरह जो सप्लाई लाइन थी अफगानिस्तान तक जाने के लिए, उसको अंग्रेजों ने तैयार कर लिया। 1839 टू 1842 फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था और इस वार में जो सिंध की स्वाधीनता थी वह चली गई। और जब अंग्रेजी सेना सिंध के क्षेत्र से आई और गई, उस समय बड़ी निष्ठा के साथ सिंध के लोगों ने, सिंध के अमीरों ने अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन अंग्रेजों की आदत थी कि अपना काम निकल जाने के बाद वे जो राज्यों की निष्ठा होती थी उसका उपहार आरोप लगा कर देते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोगों ने हमारी समय पे मदद नहीं की और हमारे विरुद्ध आपके द्वारा घृणा फैलाई गई। 1842 में ऑकलैंड के स्थान पर एलिनबरो आया, जो कि एक कपटी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसने नेपियर को रेजिडेंट अपॉइंट किया और अंग्रेज इस कदर सिंध का विलय करने के लिए व्याकुल हो गए कि उसके बारे में इतिहासकार बटलर लिखते हैं
कि जैसे कोई अपनी प्रेमिका के लिए व्याकुल होता है, वैसे ही नेपियर युद्ध के लिए व्याकुल हुआ। अंग्रेजों ने सिंध के जिन अमीरों पर दोषारोपण किया, उनमें सबसे पहले उन्होंने खैरपुर के अमीर को अपना निशाना बनाया और लॉर्ड एलिनबरो ने एक नई संधि का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा क्या? अंग्रेजों ने अमीरों को बाध्य किया कि आपको इस संधि को स्वीकार करना है। एलिनबरो ने नेपियर की प्रशंसा की और जिस तरह से नेपियर ने सिंध के क्षेत्र का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में किया, उसके बारे में यह कहा गया कि उसने मिस्र जितना बड़ा, अफ्रीका में जितना बड़ा मिस्र है, उतना बड़ा उर्वर प्रदेश प्राप्त कर लिया है। लेकिन इतिहासकार नेपियर के इस विलय की या सिंध के विलय की और कंपनी के जो कार्य थे उसकी आलोचना की। बाद के दस्तावेजों में जब हम नेपियर की डायरी का अवलोकन करते हैं तो उसमें नेपियर ने खुद लिखा कि सिंध पर हमें अधिकार करने का कोई राइट नहीं था हमारे पास, लेकिन इसके बावजूद हमने ऐसा किया। पी रॉबर्ट्स, जो कि एक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, इनके द्वारा लिखित पुस्तक अनुदित रूप में प्रकाशित हुई है, ब्रिटिश कालीन भारत का इतिहास। उसके बारे में वे लिखते हैं कि सिंध की विजय, जिसे हम सिंध का विलय भी कहते हैं, उसमें अफगान युद्ध के पश्चात ये नैतिक और राजनीतिक रूप से उसका हम एक परिणाम इसको कह सकते हैं। एल्फिंस्टन का अभिमत था कि अफगानिस्तान से वापस आकर अंग्रेजों ने ठीक उसी तरह से व्यवहार किया जैसे एक निर्दयी पुरुष जिसको गली में मार पड़ी हुई होती है और बदले में आकर वह अपनी पत्नी को घर पर पीटता है। क्योंकि अफगान युद्ध में अंग्रेजों को भयंकर मार पड़ी। डॉक्टर बाइडन भागे भागे जलालाबाद तक आए और उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में अंग्रेजों को भयंकर मार पड़ी है। अब इस हार को कैसे पचा पाते, छिपा पाते, तो इसके लिए उन्होंने अपना गुस्सा सिंध के प्रति निकाला और सिंध के क्षेत्र को उन्होंने कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया। अमीरों को लताड़ने का वास्तविक कारण यह था कि अंग्रेजों को अफगानिस्तान के मामले में लताड़ पड़ी थी। इस तरह हमने देखा कि अंग्रेज अगर ठान लेते थे कि हमें इस क्षेत्र का विलय करना है, तो एन केन प्रकारेण उस क्षेत्र का विलय करके ही रहते थे, जिसका शिकार सिंध का क्षेत्र बना और सिंध ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का एक अंग हो गया। इस प्रकार सिंध का विलय संपन्न हुआ। थैंक यू।